कानून तो अंधा होता है, मगर हमारा निजाम एक तारीख जो सालों में बदल जाती है, एक फाइल जो धूल में दब जाती है, जहां अमीरों के लिए रास्ते खुलते हैं और गरीबों के लिए सिर्फ जेल के दरवाजे। हम खोलेंगे उन जंजीरों को जिन्होंने हमारे जस्टिस सिस्टम को जकड़ा हुआ है। देखिए हमारी खास सीरीज इंसाफ की जंजीर, क्योंकि खामोशी अब हल नहीं। दोस्तों, कैंडी टॉक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब हम इंसाफ की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान अदालत पर जाता है, लेकिन सच तो यह है कि इंसाफ की बुनियाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन फॉरेंसिक लैब में रखी जाती है। चाहे वो एक संगीन कत्ल हो, कॉरपोरेट फ्रॉड, वाइट कॉलर क्राइम या डार्क वेब पर होने वाला साइबर अटैक, इंडिया में हर जगह एक ही दुश्मनी है, वो है वक्त। आज हम डिस्कस करेंगे क्यों हमारा इन्वेस्टिगेशन सिस्टम एक स्लो मोशन फिल्म बन चुका है। हमारे साथ है सीनियर जर्नलिस्ट जो क्राइम रिपोर्टर के नाम से मशहूर जनाब एस.ए. इसाकी साहब। इसाकी साहब, कैंडी टॉक स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। इसाकी सर, सिर्फ मर्डर ही नहीं, आजकल रेप केसेस और पॉक्सो केसेस में भी इन्वेस्टिगेशन बहुत लेट चलती है, तो इस सिलसिले में स्टैटिस्टिक्स क्या कहती है? इन्वेस्टिगेशन के बारे में इंडियन इन्वेस्टिगेशन सिस्टम, इंडियन क्राइम एंड जस्टिस सिस्टम जिसे बताया जाता है कि अब क्राइम एंड जस्टिस का मतलब जो है, क्राइम कोई भी जुर्म हो गया उसमें पुलिस का पहले गेट कीपर जो है पुलिस वाला, मतलब पोलिसिंग जो है फर्स्ट, मतलब कोई भी अगर जुर्म हो गई तो उनको इन्फॉर्मेशन मिला तो इन्वेस्टिगेशन वहाँ से शुरू होता। तो इन्वेस्टिगेशन में देर क्यों है बोले तो उसको कई फैक्टर्स है, अपन अपने गुफ्तगू के दौरान डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेटली इंडियन इन्वेस्टिगेशन सिस्टम में कई लूप होल्स के वजह से भी देरी होता, मैन पावर के कमी की वजह से भी देर होता। अच्छा। और इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है वो सिस्टम से की वजह से भी देर होता। तो तीन तरह के देर होते हैं यहाँ पे। तीन नहीं, ऐसे कई तरह है, खाली मैं एक एग्जाम्पल के बता रहा हूँ आपको। कई उसमें कई सिस्टम में कई चीज़ें इन्वॉल्व है, उसको एक बारीकी से, क्योंकि क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन, क्राइम एंड जस्टिस, ये सब्जेक्ट्स पूरे बहुत वास्ट है। तो सदियों से ये क्राइम एंड जस्टिस सिस्टम जो है, अपने जब कॉन्स्टिट्यूशन अपने जो अब रिसेंटली अब वो भारत न्याय सुरक्षा संहिता बोल के अब चेंज हुआ था, लेकिन अपना ये जो सिस्टम है ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम से आ रहा सो है। मैकाले का क्राइम का प्रोसीजर कोड, ये पूरा जो है इस पे है। तो ये एक्चुअली ये प्रोसेस जो पुराने जब से प्रोसेस आ रहा था, वो प्रोसेस के हिसाब से आप सिर्फ मर्डर, रेप ये बोल के नहीं, सिस्टम में ही कई लूप होल्स है। वो इन्वेस्टिगेशन तेज़ रफ्तार में जाने के लिए जो कंपैरेटिवली डेवलपिंग कंट्री से, जैसा कि अभी भी कहीं भी कुछ भी इन्वेस्टिगेशन के बारे में आओ, पोलिसिंग के बारे में आओ, एग्जाम्पल बताया जाता है कि भाई स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस बोल के, क्योंकि उनका इन्वेस्टिगेशन सिस्टम फास्ट रहता। वहाँ पे जुडिशल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम भी फास्ट है, पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन आ गया तो बोल के, उस तरह का प्रॉम्प्ट रिएक्शन इंडिया में कंपैरेटिवली अदर कंट्रीज बहुत स्लो हैं। तो इसमें पॉक्सो मर्डर केस ऐसा बोल के नहीं, जैसा कि अब एक छोटा सा स्टैटिस्टिक्स अपन देखेंगे। अब रिसेंटली नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का जो स्टैटिस्टिक्स आया, उसके हिसाब से जो है 2025-26 के एनसीआरबी के रिकॉर्ड्स के हिसाब से इंडिया में इन्वेस्टिगेशन का पेंडेंसी रेट 30% है। मतलब 100 केसेस हुए तो उसमें 70 केसेस में एक तरफ पहुंच जाता, 30 केसेस में तो बिल्कुल कहीं से भी इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस नहीं होता। तो वैसा ही रेप केसेस, अब आजकल वो रेप केसेस में रिसेंट चेंजेस में बाद में कानून क्या बताती, प्रोसीजर कोड क्या बताती है बोले तो 60 दिन के अंदर आपको चार्जशीट फाइल करना है। और ट्रायल का जो है वो पीरियड क्या है, 60 दिन में है। ट्रायल 6 या 8 महीने में कुछ
कंप्लीट होने का है वो FIR एग्जैक्टली। दर्ज करने के बाद 60 दिन अब में रेप free। रिपोर्ट के FIR अच्छा। दर्ज करने का मतलब है केस रिपोर्ट हो जाता है, किसी के पास एक आ जाती कंप्लेंट, उसके बाद में FIR रिपोर्ट करते हैं, उसके बाद में 60 डेज 60 के अंदर आपको क्या है चार्जशीट कोर्ट में, जी। उसके बाद ट्रायल टेकअप करती। चार्जशीट का मतलब है कि भाई ये जुर्म हुआ, इन्वेस्टिगेशन यहाँ तक करे, इसमें ये लोग ये एविडेंस है और इसको गवाह ये है, ये पूरा होते हुए उसके साथ में फॉरेंसिक एविडेंस के साथ में कोर्ट में लेके जाके पूरा रिकॉर्ड कोर्ट में सबमिट करके पुलिस वाले बोलते कि भाई हम चार्जशीट फाइल कर दिया, आप ट्रायल शुरू कर सकते। बोले ट्रायल का मतलब है कि भाई अक्यूज्ड से पूछताछ करना, एविडेंस को मतलब जो भी एविडेंस है उसमें गवाह है उनको एग्जामिनेशन करना, जो मटेरियल एविडेंस जो दिया जाता फॉरेंसिक लैब का लैबोरेटरी का रिपोर्ट वगैरह वो सब वेरीफाई करने के बाद में उसके मुतालिका लोगों को कोर्ट जो है उनका स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करती, उनका पूरा रिकॉर्ड करने के बाद में फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होता, उसके बाद सज़ा सुनाई जाती। उसके लिए भी एक टाइम फ्रेम क्रिएट किया गया है, मगर कभी भी कोई भी केस वो टाइम फ्रेम में नहीं होता। उसके डिले के लिए कई चीज़ें आपको एक चीज़ अपन डिस्कस करेंगे। तो ये है, तो अब जैसा बताया कि 100 केस अगर रजिस्टर हो गए तो 60 केसेस में अगर कम से कम चार्जशीट तक तो पहुँचे, बाकी के 30 केसेस में अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू ही नहीं होगा, बिगिनिंग स्टेज में होगा। FIR होने के बाद में मुलजिम के तलाश में भी होंगे, मुलजिम पकड़ा नहीं जा सकता। तो ये पूरी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होकर रहते। और पोक्सो में भी, पोक्सो बोले तो बच्चों के ऊपर जो जुल्म होती है उसको केसेस डील करने का है, क्योंकि सेंसिटिव सब्जेक्ट है, इसमें कई चीज़ें अपन वर्ड्स यूज़ भी नहीं कर सकते, इसीलिए सिर्फ पोक्सो एक्ट बोलेंगे। बच्चों के ऊपर जो जराइम होते हैं उसके बारे में तक ही डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ अब थोड़े वर्ड्स लेना भी जो है कानून जुर्म है, उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। तो खाली पोक्सो एक्ट में भी वो डिले हो रहा है, थोड़े केसेस में आजकल को थोड़ा फास्ट ट्रैक हो रहा, मगर बेसिकली इंडियन इन्वेस्टिगेशन पोलिसिंग सिस्टम में और ख़ास करके जो सिस्टम अप्रोच है वो अप्रोच में बहुत कुछ खामियां की वजह से, जिसमें मैन पावर की कमी है, सब कुछ है, ये डिस्कस करेंगे। ये उसके वजह से डिले होता है कि स्टैटिस्टिक्स से क्योंकि आप 40 साल से क्राइम रिपोर्टिंग में एक्सपर्ट है, तो इसलिए आप देख समझ के अल्फाज इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। कानूनी जो अल्फाज है वो थोड़ा समझ के तो वही पूरे 40 साल में तो क्राइम रिपोर्टिंग नहीं करा, पॉलिटिक्स वगैरह सब देखा था, मगर ज़्यादातर मेरा जो है क्राइम रिपोर्टिंग में ही गुजरा था पूरा मेरा ना जर्नलिज्म का कैरियर पूरा हो। तो इसीलिए जो है ये जो जब कई सालों से सिस्टम वही है, तो कोई भी आज कुछ जुर्म हो गया वो टाइम फ्रेम में कोई केसेस नहीं, रेयर केसेस अगर हो गया वो तो वो न्यूज़ में भी आता कि भाई 60 डेज में इसका चार्जशीट डाल दिया गया है, और 6 महीने में रिसेंटली 2-3 केसेस कुछ हुए थे। आंध्रा में एक केस हुआ था जिसमें एक बच्ची का ऊपर अट्रॉसिटीज हुए थे, वो केस में करके मुलजिम को सज़ा दिलाई गई, प्रोनाउंस कर दिए जजमेंट। ऐसे थोड़े बहुत है, मगर सिस्टम जो है इंडियन सिस्टम में बहुत देर है, और वो केसेस के बारे में अपन थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक है कि सिस्टम में ही खुद कई खामियां हैं, खामियों की वजह से देरी हो रही। सर, अगर हम इकोनॉमिक क्राइम्स, कॉर्पोरेट फ्रॉड्स की बात करें तो वहाँ तो सालों निकल जाते हैं, तो वहाँ इतनी देरी क्यों होती है? हाँ, तो ख़ास करके इकोनॉमिक वाइट कॉलर ऑफेंसेस बोलते हैं, इकोनॉमिक फ्रॉड्स, जैसा कि कोई बैंक से लोन लिया, बैंक को डुबा दिया, कहीं फरार हो गया, भागे, तो ऐसा ही एक दूसरे कंपनी को चीट करना, या गवर्नमेंट से कोई इलीगली पैसा विड्रॉ कर लेना, या आपके अकाउंट से कोई फॉर्जरी करके कुछ करके, तो ये सब ये पूरा इकोनॉमिक, और किसी को लोगों को कुछ स्कीम इन्वॉल्व करके डुबा देना ऑनलाइन स्कीम से, चीज़ें बेचते बोल के नहीं, को मनी ट्रांसैक्शन का ये है ना, मनी लॉन्ड्रिंग इज़ डिफरेंट सब्जेक्ट है, बाद में वो भी वाइट कॉलर ऑफेंस है। पर मतलब मनी लॉन्ड्रिंग जो है कैसा है बोले तो आप वही इट्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल फ्रॉड है वो, जैसा कि आप यहाँ पे पैसा कलेक्ट कर लेते, इसको मतलब वो ब्लैक मनी को वाइट कर, लॉन्ड्रिंग का मतलब धोना है, काला पैसे को धो के साफ करके वॉश करके करना। ये वॉश करने के जो है जो मनी लॉन्ड्रिंग के सेफ हेवन्स बोल के कंट्रीज है, मॉरिशस वगैरह जो कंट्रीज में, उधर जाके वहाँ पे जो है वो इसको लॉन्डर करके शेल कंपनीज
स्टार्ट करके उसमें ये मनी लॉन्ड्रिंग वो एक बड़ा सब्जेक्ट है, उसके बारे में अपन बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो इकोनॉमिक ऑफेंसेस में देर इस वास्ते होता है, उसके लिए मटेरियल एविडेंस, मतलब एक ट्रांसैक्शन हुआ, कोई पैसा से चीट कर दिया तो कौन से बैंक से कब ड्रा करा था, उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स क्या है, और दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट्स हुए क्या, ये पूरे वो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना, उसको फोरेंसिक जैसा कि करेक्ट करके सिर्फ कागज़ लेना नहीं है, वो करेक्ट ही नहीं है, फिर भी उसको फोरेंसिक एग्जामिनेशन भी होना है, मतलब लैबोरेटरी को भेजा जाता है वो डॉक्यूमेंट वो करेक्ट है नहीं है, और उसके साथ में पूरा एविडेंस गैदर करके वो लोगों उसको जो है कोर्ट में पेश करने के लिए, इसके लिए सालों, और एक दूसरे का लिंक नहीं मिलता कभी कभी, क्योंकि अब सपोज़ आप आजकल साइबर क्राइम, जैसा कि आपको कोई फ़ोन पे बोल दिया कि भाई कुछ कर दिया, OTP आ गया, आप प्रेस कर दिया, उसमें से आपके पैसे गायब हो गए, तो इमीडिएटली आप बैंक को जाने के बाद में बैंक में से तो कंप्लेंट करे, पुलिस वाला बैंक जाना है, आपके फ़ोन के रिकॉर्ड्स लेना है, बैंक के रिकॉर्ड्स लेना है, कॉल कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ, ये पैसा कौन से बैंक में गया, कौन से अकाउंट में गया, कहाँ से गया, कौन से गेटवे से रिलीज़ हुआ, ये पूरा चेक करके पुलिस वाला लेके आके उसको पकड़ना। जब तक ये आपके पैसे 10 मिनट में तो गायब कर देता हूँ, उसका भी वो गेट वो पीरियड भी है, इतने मिनट के अंदर आप काला अलर्ट नहीं गया तो जो है पैसे बैंक वाला रिलीज़ कर देता। ऐसे कई चीज़ें इन्वॉल्व हो गए ना, ये सब कलेक्ट करने के लिए वो लोगों को बहुत टाइम लगता है, इसीलिए सालों साल लग जाते। जैसा कि मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, अब्दुल करीम तेलगी नाम के एक याद है, सुने होंगे आप, स्टैम्प स्कैम का, वो 1992 में उनके ऊपर केस आर्जिन हुआ। अब्दुल करीम तेलगी नाम का बंदा कर्नाटका का रहने वाला है, तो महाराष्ट्र में, अपने तेलंगाना में बोले तो हैदराबाद में, और कहीं दूसरी जगह कहीं पे कर्नाटका, महाराष्ट्र मतलब मुंबई, ये अपना हैदराबाद में, 3 जगह पे उन पर करीम के ऊपर केसेस हुए थे, तेलगी के ऊपर। ये तेलगी स्कैम में जब 1992 से ऑफेंसेस होते गए, उसके ऊपर सज़ा हुई थी 2006 में, 17 में डेथ, वो भी एक केसेस में। जब हैदराबाद में जो केसेस हुए थे उसमें चार्जशीट दाखिल करने के लिए 10 से 11 साल लगे। अच्छा, जी। तो इसके कई केसेस इन्वॉल्व है, जो कई केसेस में 10-15 साल भी हुए, सो केसेस है, बल्कि बोलते अपन, मैं उसमें ऑन हैंड नहीं लेके आया, क्योंकि ये जब हम क्राइम रिपोर्टिंग में थे तो जब लॉयर से बात करते वक्त वो तेलगी केस में चार्जशीट फाइल हुआ नहीं हुआ, क्योंकि हैदराबाद केस में उनको तेलगी को जो है कर्नाटका केसेस में हुआ, महाराष्ट्र के भी कुछ केसेस में कन्विक्शन हुई, लेकिन हैदराबाद के केसेस में कन्विक्शन होने तक बहुत देर हो गया था, मतलब उससे पहले ही वो बंदे का इंतकाल हो गया शायद, मेरे ख्याल से 2017 में इंतकाल हो गया। तो ऐसे केसेस में, तो बहुत सारे केसेस में, इकोनॉमिक ऑफेंसेस में मटेरियल एविडेंस कलेक्ट करने में ही उनको सालों लग जाते, और मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में तो और देर हो जाता, बिकॉज शेल कंपनीज को अपने कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में जाके कंपनीज के रजिस्ट्रार्स के पास जाके कितने कंपनीज रजिस्टर हुए, शेल कंपनीज, उसमें कौन से पैसे से कितना, कौन से कंपनी से वो कंपनी में पैसे ट्रांसफ़र हुए, ऑरिजिन कहाँ से आया, मॉरिशस से आया, स्विस से आया, कौन से कंट्री से आया, ये पूरा देखे तक जो है सालों लग जाते। तो इकोनॉमिक ऑफेंसेस में मेन मटेरियल एविडेंस कलेक्ट करने में, और एक्सपर्टाइज भी, और उसके अब सपोज़ मनी लॉन्ड्रिंग का केस करना है, यहाँ पे हैदराबाद की पुलिस अगर रजिस्टर कर दी केस, तो वो हैदराबाद पुलिस कई एजेंसीज का हेल्प लेना पड़ता। अच्छा, CID का हेल्प लेना पड़ता, कभी कभी CBI का लेना पड़ता, कभी कभी इंटरपोल का भी असिस्टेंस लेना पड़ता, और कोर्ट से कई डॉक्यूमेंट्स पास आना होता, कभी बाहर से कोई डॉक्यूमेंट लाना है तो वो डॉक्यूमेंट के लिए प्रोसीजर, फिर भी एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल करो, कोर्ट जब परमिशन दे तो मिनिस्ट्री, वो कंसर्न कंट्री का मिनिस्ट्री को लिखो, वहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर से फिर वो लेटर प्रोसेस होना, ये पूरा एक प्रोसेस इन्वॉल्व होकर रहता। तो इसीलिए जो है कॉर्पोरेट केसेस में, ख़ास करके कॉर्पोरेट बोले तो कंपनी टू कंपनी हो गया, तो उसमें कई केसेस में, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी टू कंपनी केसेस में कोई क्राइम भी केसेस हो गया तो मोस्ट प्रोबेबली हो गया, कोई सेटलमेंट में हो जाता है, या नहीं बोले तो लोकल बेसिस पे। लेकिन जिस पे बाहर के इंटरस्टेट इन्वॉल्व होके है और अदर कंट्रीज़ में इन्वॉल्व होके है, तो इसमें जो है बहुत टाइम लगता है इस पर। ये है मेन प्रोसीजरल डिले है पूरा।
सर, आपने पहले भी जिक्र किया था कि FSL फॉरेंसिक साइंस लैब एक ब्लैक होल है। क्या ये हर तरह की क्राइम पर अप्लाई होता है? हाँ, तकरीबन फॉरेंसिक एविडेंस से ही हर केसेस इन्वॉल्व होके रहते हैं। जैसा कि एक एग्जांपल बताता हूँ, एक मर्डर हो गया, तो मर्डर होने के बाद में फर्स्ट आपको पोस्टमार्टम भी फॉरेंसिक साइंस के अंदर ही आता है। अच्छा। तो उसको जी। करने वो डॉक्टर करने वाले वहाँ पे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ही रहता है, उसमें ये लोग पोस्टमार्टम करते, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है। तो ये फॉरेंसिक साइंस इन्वॉल्व होकर रहता पोस्टमार्टम में। फॉरेंसिक साइंस में आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का वो अलग है, डीएनए वगैरह, ये खास करके ये तो आपको जनरली 48 आवर्स से 7 दिन के अंदर प्रिलिमिनरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलता है जनरली केसेस में। तो बगैर पोस्टमार्टम के रिपोर्ट आप चार्जशीट डाल नहीं सकते। तो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पे क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के, सपोज एक कत्ल हो गया, कत्ल किस तरीके से हुआ, वेपन सपोज अगर गोली मार के कोई कत्ल कर दी, तो गोली मार के कत्ल कर देने के बाद में पहले तो गोली के लगने की वजह से वाइटल पार्ट पे कत्ल हो गया बोल के डॉक्टर, फॉरेंसिक डॉक्टर एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दे देगा 48 आवर्स से लेकर 7 दिन के अंदर। लेकिन ये बुलेट कौन से वेपन से निकली, तो उसको देना है बैलिस्टिक एक्सपर्ट। अच्छा। हाँ, तो वो भी फॉरेंसिक साइंस में ही रहता, मगर बैलिस्टिक वर्क डिपार्टमेंट। तो उसमें से वो गोली की साइज़ क्या है, कौन सा मेक है, बुलेट कहाँ पे तैयार होकर रहता, अंदाज़ा उसके ऊपर नंबर्स वगैरह रहते, वो शेल वहाँ पे मिलता, शेल के ऊपर बुनियाद के ऊपर वो बुलेट का शेल, और जो रिकवर बॉडी से कर किसके नाम पे है, कौन खरीद नहीं, हाँ बुलेट के वो से वो सब बुलेट कौन सा साइज में, पिस्टल का है, रिवाल्वर का है, AK-47 का है, कौन से वेपन से निकली, ये पूरा उसका, ये सब पूरे रिपोर्ट्स आने के लिए कम से कम कभी कभी 6 महीने से लेके 1 साल तक, अच्छा, कभी कभी मैक्सिमम केसेस में 1.5 साल भी लगे सो केसेस है। क्योंकि फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज जितने इस मुल्क को चाहिए उतने नंबर नहीं है। अभी भी स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से अगर फॉरेंसिक लैब्स भी है तो उसमें जो सैंक्शन स्ट्रेंथ रहता ना, मतलब मैन पावर, सपोज 100 लोग चाहिए जितने लैब्स में पूरे इंडिया के पूरे लैब्स में, तो उसमें सिर्फ अब 60 लोग ही हैं, 40 लोगों की कमी है। तो मैन पावर की कमी की वजह से देरी हो जाता, और कलेक्शन यहाँ से सपोज एक सिर्फ ऐसा निकाल के भेज नहीं सकता। यहाँ से एविडेंस फॉरेंसिक साइंस वाले तो नहीं, एविडेंस कलेक्ट करने के बाद में उसका प्रोसीजर रहता, आया फिंगरप्रिंट कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट करने के बाद में उसको उसके साथ में रिपोर्ट करके कहाँ पे हुआ, कौन से पुलिस स्टेशन पे हुआ, रिपोर्ट पूरा फाइल करके कहाँ पे कौन से मौके पे लिया गया, वो पूरा डिटेल करके एग्जामिनेशन को भेजना पड़ता। ऐसा निकाल दिए सीधा लेके जाके लैब में लेके ऐसा चेक कर दिए बोल के पिक्चर में बताया, जैसा नहीं होता। पुलिस डिपार्टमेंट में जब आया फॉरेंसिक साइंस वाले जो रहते हैं ना, क्लूज टीम बोलते हैं, वो क्लूज टीम वाले आए, कलेक्ट करे क्लूज वगैरह जो भी वहाँ ऑफेंस सीन ऑफ ऑफेंस पे मिले, तो उसको हर एक चीज़ होने के बाद में वो नोट करके वो लोग वहाँ से वो जो क्राइम को से पुलिस स्टेशन में हो उसका क्राइम नंबर उसको ऐड करते हुए, जिसका कत्ल हुआ उसका नाम, उसका इन्वेस्टिगेशन पूरा, उसका सब पूरे डिटेल्स मेंशन करते हुए लैब को पहुंच जाते हो। वो लैब को जब पहुंचाने के बाद में वो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में, उससे भी पहले केसेस कई दिनों से वहाँ पे पड़े, सो वो उसके बाद इसका नंबर आना है उसको। तो वो एविडेंस के साथ ही नहीं बल्कि उससे पहले भी जितने भी केसेस थे वो भी प्रायोरिटी की बेस पे कि ये कौन सा इम्पोर्टेंट है, ये पहले करना है या उससे पहले थोड़े इमीडिएट प्रायोरिटी बेस पे पिछले के केसेस थोड़े बहुत रुक जाते होंगे, अब नया केस में पहला करना जरूरत भी पड़ता वो मतलब प्रायोरिटी बोले तो कोई सेंसेशनल केस रहता, अब उसके ऊपर से लोगों का बहुत यून करे, तो उसको कभी कभी जो है फास्ट ट्रैक पे उसको डिस्पोज ऑफ करना रहता है। उसमें कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्व होके लोग यहाँ रोड पे आ जा रहे, कोई एहतजाज हो रहा, बहुत यून क्राई हो रहा, जैसे ऐसे केसेस में क्या है बोले तो उसको थोड़ा फास्ट ट्रैक करने के लिए पहले उसको केसेस को थोड़े रोक के इसको फास्ट डिस्पोज ऑफ करने के वास्ते इसके लिए एविडेंस लेके आते। लेकिन पूरा ये सब होने के बाद लिए भी कई महीने लगते हैं उनको। तो अब जैसा कि संगीन जुर्म अगर कुछ है, तो अगर एक जुर्म पे अगर आपको एक क्राइम में उसका मैक्सिमम पनिशमेंट 7 साल है, समझो 7 साल से कम, 7 साल से, वो ऐसे केसेस में 90 डेज में आपको चार्जशीट फाइल करना बोल के है।
उससे भी ज़्यादा पुराना, अब चेंज हुआ था, अब थोड़ा ही हुआ, मैं खाली पुराना बता, और उससे भी ज़्यादा मतलब 7 साल से भी ज़्यादा सज़ा होने के जो केसेस है उसमें जो है 180 डेज़ में, मतलब 6 महीने के अंदर चार्जशीट फाइल करना है बोल के, जबकि 90 डेज़ में ये भी नहीं फाइल होता, 6 महीने में वो भी नहीं फाइल होता कोई केस में, मतलब मैक्सिमम आप कितना 60% ऑफ द केसेस में नहीं होता, 45% केसेस कभी भी बैकलॉग में पीछे भागते रहते। अब ऐसा जैसा कि टॉप प्रायोरिटी केसेस के जैसा था, तो फॉरेंसिक, अब वो फॉरेंसिक लैबोरेटरीज कितना होना है इंडिया में, अब नया कुछ एक पॉलिसी, एक फॉरेंसिक लैब्स का नंबर बढ़ाने के लिए रिसेंटली स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो जो है एक स्कीम इवॉल्व करके अब कई जगह नया कायम करने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए जब कुछ सम 2000 करोड़ रुपए कुछ का कुछ बजट एलोकेशन का ये सब कुछ हुआ था, वो डिटेल्स अपन स्टैटिस्टिक्स एक मिनट के बाद देखेंगे। तो ये पूरे बढ़ा रहे एक्चुअली। एक ज़माने में सिर्फ हैदराबाद में एक सेंट्रल फॉरेंसिक लैबोरेटरी है, उधर गंडीपेट की तरफ कहीं एक स्टेट फॉरेंसिक लैबोरेटरी है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट में क्लोज यूनिट्स है छोटे मोटे, लेकिन उसमें जो है थोड़ा हद तक ही होता, थोड़े चीज़ें का लैब्स जो भी लैबोरेटरी है उसमें थोड़े फैसिलिटीज़ थोड़े केसेस हद तक क्लियर कर सकते। सेंट्रल फॉरेंसिक में जाने के बाद में, अब सेंट्रल फॉरेंसिक में जाने वो लोग पूरे जो है जो सेंट्रल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के केसेस है वो देखते वो लोग, सीबीआई के केसेस है वो देखते वो लोग, कभी कभी इवन एनफोर्समेंट डायरेक्टर के केसेस में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का ओपिनियन, इवन आपको कस्टम्स के केसेस में भी कभी कभी होना, ये पूरे लोगों को यही फॉरेंसिक यही डिपार्टमेंट लैबोरेटरी तक, किसी को डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग नहीं है। तो पूरे डिपार्टमेंट्स के जितने भी फॉरेंसिक एडवाइस होना, फॉरेंसिक एग्जामिनेशन होना, तो स्टेट लेवल के यूनिट्स पूरे स्टेट लैबोरेटरी, सेंट्रल के यूनिट्स पूरे सेंट्रल लैबोरेटरीज में होना। कभी स्टेट लेवल पे कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया तो कभी कभी कोई केसेस में कभी कोर्ट रेफर करती कि भाई इसमें CFSL का भी, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंसेस का लैबोरेटरी का भी ले बोल के वहाँ पे लेती, ऐसे केसेस में होता। ये उसकी कमी बहुत है। तो 9 या कुछ है शायद CFSL, उसका मतलब सब्जेक्ट टू करेक्शन, बाकी के जो है केसेस में अब उसका नंबर अब दुगना करने के वास्ते कोशिश चल रही, और DNA फिंगरप्रिंट के भी कई जितना फैसिलिटी चाहिए उतना फैसिलिटी नहीं है। तो अपने को इक्विपमेंट के में कमी है, मैन पावर का कमी है, मतलब अब इसीलिए अब ये फॉरेंसिक साइंस के ग्रेजुएट्स होना पड़ता। फॉरेंसिक साइंस मेडिकल में फॉरेंसिक साइंस वन ऑफ द सब्जेक्ट है जिसमें से डॉक्टर फॉरेंसिक डॉक्टर बनता है, जैसे स्पेशलाइजेशन करने वाले जो प्रोफेसर्स बनते हैं वो। अब जैसा कि आप उस्मानिया हॉस्पिटल में डॉक्टर जो भी करते हैं वो पूरे फॉरेंसिक साइंस में एक्सपर्ट्स को ही, वो पोस्टमार्टम हर एक डॉक्टर जाके पोस्टमार्टम नहीं करता, फॉरेंसिक साइंस से जो कंप्लीट करा हुआ है वो सब्जेक्ट नॉलेज है, जिसके पास वो पट्टा है, जिसके पास वो ग्रेजुएट सर्टिफिकेट वही कर सकते हैं। तो इसीलिए, और इसी तरह जो है आपको फिंगरप्रिंट एनालिसिस करना भी फॉरेंसिक साइंस का एक वन ऑफ द पार्ट है। तो वो आपको एवरीथिंग एग्जामिनेशन, आपका हैंड राइटिंग एग्जामिनेशन एक्सपर्टीज पूर्ण भी फॉरेंसिक लैब में ही काम करता, फिंगरप्रिंट वाला भी उसमें ही काम करता। DNA आपका DNA का एनालिसिस होता है ना, तो ब्लड में निकाल के DNA टेस्ट करते हैं। तो ये पूरा दीज आर ऑल अंडर, जैसा कि कभी भी हेयर का सैंपल कलेक्ट करके भी जो DNA टेस्ट करते हैं, ये पूरा एवरीथिंग जो है अंडर फॉरेंसिक साइंस में इन्वॉल्व हो के आता। तो यहाँ पे अबनॉर्मल डिले हो जाता कभी कभी, तो ये भी एक डिले रीज़न है कि इन्वेस्टिगेशन स्लो प्रोसेस। ये पूरे वही पुलिस डिपार्टमेंट करने से स्टार्ट होने के बाद भी ये पूरे डिफरेंट विंग्स है, ये पूरे ये सब पुलिस महकमे के अंदर आते हैं। तो लेकिन अब ये पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर ये पूरे यूनिट्स का जो है इसका कोऑर्डिनेशन और स्पेशलाइजेशन का कमी है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे सर। तो अभी आपका इतना लंबा अरसा आपका तजुर्बा है इसमें क्राइम रिपोर्टिंग में, क्योंकि आप फील्ड में रहते हैं, ग्राउंड रियलिटी आपको मालूम है। हाल ही में एक अफवाह फैली थी, मैं आपको उसका क्वेश्चन करूंगा, आप अगर मुनासिब समझे तो उसका आंसर दे सकते हैं या एस्केप कर सकते हैं जी। तो उसमें ये थी कि हाल ही में एक 10 साल या 12 साल पहले ये था कि जब भी लोग टेस्ट करने जाते हैं, ब्लड टेस्ट हो या कुछ दूसरा टेस्ट हो, तो लोगों में एक अफवाह फैली थी
कि अगर आप जो ज़्यादा बार बार जाके जो हफ्ता 15 दिन में जो ब्लड टेस्ट जो दे रहे, वो जो ब्लड है वो स्टोर कर दिया जाता किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, और जब भी कोई क्राइम होता, हिंदुस्तान के अंदर हो बाहर हो, कहीं भी क्राइम होता, अगर कुछ केसेस अगर सॉल्व नहीं हो रहे, तो किसी को भी लेके किसी का भी डीएनए जो है किसी भी मिला दे के यही बंदा था जो इसके पास डीएनए टेस्ट मैच हो गया, इसका ब्लड इसके साथ है बोल के, ऐसा कुछ अफवाह फैले थे। वो हो सकता मुनासिब अगर है, मैं समझ रहे होंगे आप मेरा जो क्वेश्चन थे। नहीं, मेरे नोटिस में ऐसा कुछ नहीं था एक्चुअली। अच्छा। नहीं, उतना फ्रॉड करने की वो नहीं रहती। क्योंकि नहीं, कोई ये हो कोई मजाक कोई कराऊंगा या नहीं तो चला होगा कोई अफवाह, मगर ऐसा ब्लड जो है, ये जो लोग जो ब्लड कलेक्ट करते हैं ना, उसका प्रिजर्व करने का सिस्टम अलग रहता। तो अब ऐसा बोले तो कई लोग अब कई सोसाइटीज़ वगैरह भी ब्लड कलेक्ट करते, डोनेट करने के बाद में कोई भी, जैसा कि गांधी के बर्थडे के दिन, गांधी जयंती के दिन कोई ब्लड कैंप से ऑर्गेनाइज करते, वहाँ कई लोग देते। तो ऐसा अगर ये अफवाह अगर कभी फैला भी रहता तो ये पूरा ब्लड डोनर्स पूरे नहीं वो नहीं होता, हैम पर वो करे तो ये खाली मजाक की चीज़ कहीं होंगी, कोई ऐसा हुआ होगा या आपके नोटिस में भी कभी आया होगा। नहीं, ऐसा तो इतना बड़ा ये तो नहीं है। आप जनरली आपको डीएनए का टेस्ट जो है ना, आपको ब्लड के जरिए कर सकते हैं, इवन वेब सैंपल भी कलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, सलेवा जो है ना, सलेवा मतलब मुंह से जो निकलता, उससे भी कर सकते हैं। ये पूरे कई हैं टेस्ट करने के। और तो ये पर्टिकुलरली ऐसा एक दूसरे का ब्लड को मैच करके, ये मैंने ऐसा नहीं समझता हूँ कि भाई ये सिर्फ अफवाह होंगी, इसको कोई बुनियाद नहीं हो सकती। चलिए, इसके जरिए लोगों में जो गलतफहमी थी, हो सकता है हमारे जो ऑडियंस देख रहे होंगे। नहीं, मैं तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन हमारे तजुर्बे में इतने साल, या मैं क्योंकि हम 1989 से क्राइम रिपोर्टिंग करते हुए 2007-2008 तक जो हुए करते रहे, उसके बाद पॉलिटिक्स में गए, फिर भी ऊपर से तो पूरा फील्ड में टच रहता ना। 14 के बाद की 14 के बाद में ऐसे अफवाह तो नहीं हो सकता है। नहीं, उसे नहीं, अगर कोई एक आधा इंसिडेंट कहीं भी कुछ भी हुआ भी है उसको बुनियाद के वजह से, या नहीं तो किसी के माइंड में ऐसा ख्याल आ गया, उन्हें फैला दिया, तो हो सकता है। नहीं बोले तो एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो जाता ना, लोग कोई ब्लड देने के, डोनेट करने के वास्ते आगे भी नहीं आते। तो हो सकता है, नहीं, मैं नहीं मानता हूँ कि भाई ऐसा कुछ होता। चलिए, इस बात से क्लैरिटी तो मिल गई जी। सर, आजकल साइबर क्राइम हर घर तक पहुंच गया है, क्या हमारे फॉरेंसिक लैब इसके लिए तैयार है? हाँ, वही मैं बता रहा था ना, साइबर क्राइम्स के लिए खास करके, तो उसके लिए अभी भी मतलब थोड़े नए जो टेक्नोलॉजीज आ रहे, वो टेक्नोलॉजी के बारे में आजकल लैब्स को भी अपग्रेड कर रहे हैं। जैसे मैं बताया था ना, फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज पूरे जो है, अब पुराने 9 रहे तो जो है अब एक 8 नए कायम करने के वास्ते, मैं जब से 2000 बोला, 2254 करोड़ का कुछ बजट एलोकेशन हुआ था, वो काम तो चल रहा है। तो साइबर क्राइम्स में खास करके आप मैक्सिमम जो क्राइम्स हो रहे, जो बैंक फ्रॉड्स हो रहे, जैसा कि आपका फ़ोन के, आपको तो यूपीआई सिस्टम आ गया, तो आपके पैसे तो बैंक का अकाउंट आपको फ़ोन से रिलेटेड है। ज़्यादा साइबर क्राइम, मैक्सिमम साइबर क्राइम वो, और ये डिजिटल अरेस्ट बोल के एक है। अगर कोई फ़ोन करके आपको, पहले क्या करता था, एक टाइप ऑफ का फ़ोन करके आपका बच्चा अरेस्ट हो गया बोल के, फलाना जगह है बोल के आपको गुमराह करके वो टाइम गैप में पैसे लूट लेने की कोशिश करते थे। अब तो साइबर अरेस्ट, आपको फ़ोन करता, आप घर से हिलना नहीं, आप साइबर अरेस्ट में हैं बोल के, वो एक है। एक्चुअली क्या है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में, और वो लोग फ़ायदा उठाते, थोड़ा वर्कआउट करके आपके बारे में थोड़ा बहुत मालूमात कर लेके वो करने की जो कोशिश जो भी है, ये पूरा व्हाट्सअप और जो टेक्नोलॉजी में जो लूप होल्स है, मतलब अब आप व्हाट्सअप का कॉल ट्रेस नहीं कर सकते बोल के है ना, आपको उसको कहाँ से है बोल के, और उसको ये डिजिटल अरेस्ट के पूरे कॉल्स पूरे व्हाट्सअप के ज़रिए आते, आपको व्हाट्सअप के बारे में। सिर्फ वो कॉल मैं भी एक बार रिसीव कर लिया था। अच्छा। हाँ, मेरे साथ भी हुआ था। मैं घर पे बैठा हुआ था शाम में, ऐसे ही 7-8 बजे के टाइम पे मैं कुछ टीवी देख रहा था, मेरा फ़ोन बजा तो मैं उठाया व्हाट्सअप कॉल पे, तो वो सीबीआई ऑफिसर के नाम पे कॉल आया था। मैं बोला कौन सीबीआई ऑफिसर कॉल करता है जनरली? मैं बोला मैं प्रोफेशन में हूँ बोल के, कोई पुराना दोस्त कहीं से कॉल कर रहा हूँ बोल के, मैं कॉल ऑन करते ही शरीफ साहब भाई बोल के पूछा था उन्होंने। मेरा नाम पूरा शरीफ अमीरुद्दीन इशाक़ी है। शरीफ मेरी बच्ची का नाम लेते हुए, अब क्या होना आपकी बच्ची को बोल के,
तो मैं बोला मेरी तुम बच्ची है, बोले तो आपकी बच्ची कहाँ है आपको मालूम है क्या, बोल के। तो मैं बोला कहाँ है भी मालूम है, बोल के बोला। बोलने के बाद में आप 1-2 बातें करने के बाद में बोला आप मुसलमान हैं, पहले आप दुआ कर लीजिए, बोला उन्होंने मेरे को। हाँ, एक कॉन्वर्सेशन में। तो मैं बोले ये बोला, तो ये बात सुनते ही बल्कि आपको मालूम है आपकी बच्ची अरेस्ट हो गई। अब दूसरे लोग कह रहे एकदम अपने को थोड़ा उसके बारे में मान, और लकीली क्या है मेरी बच्ची मेरे रूम में अपने रूम में बैठ के अच्छा अपना लॉग ऑन करके जॉब कर ले रहे हैं उन्होंने, तो उनका काम उन्होंने कर रहे। तो मेरे को अब हम थोड़ी सी अब उसके साथ में गाली गलौज हुए सब होने के बाद में, तो इमीडिएटली वो रखने के बाद में वो नंबर वगैरह नोट करके मेरे जब साइबर क्राइम्स में साइबराबाद के मेरा घर जो है साइबराबाद लिमिट्स में आता, वहाँ का असिस्टेंट कमिश्नर मेरे फोन बोले तो उन्होंने बता रहे थे कि महीने में कम से कम 20-25 हज़ार कॉल आते ही है हमारे को ये पूरे लोग यही विक्टिम हो रहे। और क्या है उनको ट्रेस करने में ये व्हाट्सएप कॉल है उसका, तो वो कॉल रिकॉर्ड अगर उसको और उन्हें सेकंड्स में उसको दे कर देना। इसलिए अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे अब डरो मत बोले, मगर वो केसेस पकड़े जाने वाले नहीं है। देखो उसमें कल्प्रिट्स मतलब जो जुर्म करने वाला अभी तक भारी पैमाने पे कहीं पकड़े नहीं गए। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी में वो लोगों को प्रोटेक्शन ये मिल रहा है कि भाई उन कहाँ से कॉल कर रहा पहचानने में बहुत टाइम लग जा रही। जब तक पुलिस एक्टिव होके वहाँ तक गए तक वो लोग जो है वहाँ पे अपना बिछाना सब सामान पूरा पैक करके वहाँ से, ये क्या है खास करके बिहार उत्तर प्रदेश वो एरियाज में वहाँ पे बैठ के, और इवन रिसेंटली एक बार कलकत्ता भी गए थे। एक साइबराबाद में एक टेलीफोन के जरिए का एक केस में 3,000 करोड़ का फ्रॉड का जो है वो लोग पकड़े गए, मगर कैश कितना रिकवर हुआ उनके पास में? सिर्फ 2 लाख या 3 लाख। बाकी का पैसा पूरा जो हवा में मतलब कि आप 10 सेकंड्स में आपका पैसा गायब हो जाता। जैसा कि आप एक सुबह से उनका एक सिस्टम भी ऐसा है कि आजकल डेटा इजी मिल जा रहा। आप एक पुलिस अफसर मेरे से मजाक कर रहा था, आप 500 रुपये दो 1000 नंबर देता आपको, कहीं 10,000 नंबर देने वाला भी है। आप ले लो 10 सिम कार्ड खरीदो, 4 इक्विपमेंट रख लो, उसमें से सुबह से शुरुआत करता कहते उन्हें करके शाम तक 10,000 कॉलों में 1000 कॉल तक 4-5 लोग बैठ जाते, बैठ के कॉल करना शुरू कर देते। कोई एक बंदा उसमें फंस गया तो उसका इन्वेस्टमेंट कितना है? 500 रुपये और दिन भर का ये, तो उसमें 10,000 भी गिर सकते, लाख रुपए गिर सकते, 50,000 भी गिर सकते। कोई भी एक विक्टिम इमीडिएटली एक होते ही पूरे वो नंबर्स में से जो पूरे इंस्ट्रूमेंट्स निकाल के वो पूरे सिम कार्ड्स निकाल के फेंक देते। जो सिम कार्ड से एक काम हुआ वो सिम कार्ड गायब कर देता, वो इंस्ट्रूमेंट भी डिस्ट्रॉय कर देता। वहाँ से इमीडिएटली दुकान निकाल दे के दूसरी जगह चले जाते। पूरे कई जगहों पे जैसा अपने को शॉपिंग सेंटर्स में छोटे छोटे दुकाना रहने के सेंटर्स रहते देखो, तो उसी तरह वो लोग जो है वो दुकानों पे बैठ के वहाँ पे वही अड्डों बना के ये पूरा क्राइम। अब ये क्राइम को इन्वेस्टिगेशन करके ये बंदे जाके उनको लेके आए तक महीनों लग जाते। अगर वहाँ पे गया कोई मिलता नहीं वहाँ पे, तो इसीलिए साइबर क्राइम्स में जो है इसको ब्रेक करने के लिए अभी कुछ पुलिस वाले ये सब लोग जो है कुछ वर्कआउट कर रहे। और इसमें कितने अब नए कानून तो है अरेस्ट करके उनको सज़ा देने के लिए, मगर सिस्टम इसीलिए अब जो है नए नए इक्विपमेंट लेके आके कॉल ट्रेस करने का, इमीडिएट कॉल को इंटरप्ट करने का, ये पूरे नए नए चीज़ें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साइबर क्राइम के लिए ख़ास करके ऐसे क्राइम्स है। अब साइबर क्राइम में दूसरे जो क्राइम्स हैं, किसी की मार्फिंग वगैरह कर रहे, फ़ोटोज़ कर रहे, भाई डीप फेक भी आ गया ये आने के बाद में, ऐसे केसेस में जो है जल्दी डिटेक्ट करने के लिए पुलिस के पास इक्विपमेंट भी है, सिस्टम भी है। इसीलिए तो बहुत से लोगों को कोई किसी को डीप फेक करके कोई फ़ोटो वोटो डाल दिया, अगर जाके कंप्लेंट कर दिए तो कौन से आईपी नंबर से आ गया, इंटरनेट से थोड़ा आईपी नंबर से पकड़ सकते कि भाई कहाँ से अपलोड हुआ। अब व्हाट्सएप का मैसेज अपलोड होता, कॉल जहाँ से आया उसको ऑरिजिनेट करके गए तक जो है कॉल करने वाला गायब हो जाता। अब वो मैसेजेस से क्या है, मैसेज एक दूसरे से जाते ऑरिजिनेट करने के लिए, तो जो सिस्टम में ईजी है तो साइबर क्राइम के लिए भी अब इक्विपमेंट वही बोल रहा। मगर अगर करे भी गया तो फिर वही फॉरेंसिक के पास ही जाके फिर प्रूव करना है। अगर फॉरेंसिक मटेरियल आपको फुल नहीं हुआ तो हाफ बेक्ड इन्वेस्टिगेशन ही होता, हो मतलब आधा अधूरा रह जाता, मुकम्मल नहीं होता। तो फॉरेंसिक साइंस उसको जो है इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है।
मैं जैसा बताया कि अब गवर्नमेंट के ज़रिए तो काम हो रहा, मगर कितना टाइम लगता देखना चाहिए। सर, जो केसेस में डिले होते जा रहा, ये सिर्फ डिले जो हो रहा वो एक्सपर्ट्स की कमी की वजह से है या इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स भी इन्वॉल्व है? अगर एक्सपर्ट्स की कमी है, जैसा कि अपने को गवर्नमेंट को मालूम है कि एक्सपर्ट्स की इतनी कमी है, तो उसके मुताबिक प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ हो, कॉलेजेस हो, इस्टेब्लिश करने की भी क्या कोशिश कर रही है गवर्नमेंट? हाँ, तो इसमें एक ये आप लास्ट आपका ये यूनिवर्सिटीज़ वगैरह पे, जैसा मैं बताया था कि 2250 करोड़ का जो स्कीम में है ना, इसमें एक भी प्रपोजल इन्वॉल्व है कि भाई नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटीज़ के 9 न्यू कैंपसेस एस्टैब्लिश करके उसमें जो है वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग के वास्ते देने के वास्ते कोर्सेज, और उसके बाद में कुछ 36,000 न्यू प्रोफेशनल्स को भी ट्रेनिंग देने के वास्ते कोर्सेज ऑफर करने के वास्ते कर रहे ये लेवल पे। लेकिन जो इंडियन पॉपुलेशन है, इंडिया का जो क्राइम रेट है, ये पूरे होए तक जो है जब और बढ़ते जाता, मगर ये डिले फास्ट ट्रैक नहीं होता इसके लिए, तो ये है। और बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव डिले बोल रहे हैं ना, इसमें मेन इंडियन सिस्टम में क्या है बोले तो एक ही पुलिस वाला हर तरह की ड्यूटी करने का, ये एक ही कांस्टेबल क्राइम इन्वेस्टिगेशन को जाता, ट्रैफिक कंट्रोल करता, ओके, और दूसरे कोई चीज़ें आए बोले तो एक तो क्राइम इन्वेस्टिगेशन को भी जाता, गली में कुछ गड़बड़ हो रही बोले तो लैंड ऑर्डर कंट्रोल को भी आना, इन्वेस्ट करना, वही बंदोबस्त ड्यूटी को जाना, ट्रैफिक को जाना, ये पूरा तो एक्सपर्टाइज नहीं है। तो पहले कई दिनों से ये आर्गुमेंट इसके बारे में डिस्कशंस भी चल रहे, अब स्लोली आ रहा। पहले खाली सिर्फ एक ही पुलिस स्टेशन में एक ही पुलिस इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर जो भी है, एसएचओ अपने सिटी में बोले तो इंस्पेक्टर लेवल ऑफिसर रहता, रूरल एरिया में चले गए तो जो है स्टेशन हाउस ऑफिसर बोले तो सब इंस्पेक्टर रहता। तो सब इंस्पेक्टर, एक ही सब इंस्पेक्टर, उन्हीं क्राइम इन्वेस्टिगेशन करना गांव में, उन्हीं लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना, जैसे कांस्टेबल मैं जैसा बता वही एग्जाम्पल के हिसाब से बंदोबस्त ड्यूटी भी वही करना, पूरा वो करना था। तो कोई एक्सपर्टाइज, सपोज क्राइम हो गई, घर में चोरी हो गई, तो अब वो चोरी का जाके वो डिटेक्टिव इंस्पेक्टर भी उन्होंने बन जाओ, डिटेक्टिव भी उन्होंने बनो, सब ये होता था। ये मेन ये सिस्टम इन्हें तो स्लोली अब वो है। अब ट्रैफिक है, पहले हम जब क्राइम रिपोर्टिंग करते थे तो ट्रैफिक वाले इतना ट्रैफिक नहीं था जब, तो कंपैरेटिवली लॉ एंड ऑर्डर पुलिस थोड़े ट्रैफिक वाले थोड़े फुर्सत में दिखते थे। तो वो ज़माने में वो डिस्कशन चला कि अब ट्रैफिक में जो भी रोड एक्सीडेंट्स होते हैं ट्रैफिक पुलिस ही इन्वेस्टिगेट करना बोल के, लेकिन उसमें फिर कहीं पहलू इन्वॉल्व होकर रहते बोल के फिर लॉ एंड ऑर्डर पुलिस ही करना, वही सिस्टम आज भी सिर्फ ये लोग कुछ असिस्ट कर रहे होंगे, मगर क्योंकि आई वो इन्वेस्टिगेशन पावर्स जो है ट्रैफिक को नहीं है बोल के। तो स्पेशलाइजेशन फोर्सेस, जैसा कि अब आप बाहर मुल्कों में चले जाओ, जैसा कि अपन लेंगे कि ब्रिटिश के पुलिस है, तो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट सेपरेट रहता वो लोग, और विजिबल पुलिसिंग बोल के, जैसा कि अपन सिटीज़ में देखते रहते हैं ना, पूरा यूनिफॉर्म वगैरह वो लेके, लाठी वगैरह लेके, वो वेपन लेके रोडों पे ठहरे हुए रहते, कहाँ पे विजिबल, तो पेट्रोलिंग के पुलिसिंग, हाईवे पुलिसिंग अलग रहता है, पूरे वहाँ पे डिफरेंट बोल के भी रहता है। हाँ, तो इमीडिएटली क्या बोलते हैं, क्विक रेस्पॉन्स टीम्स बोल के, तो उसको एक एक कंट्री में एक एक नाम है समझो, क्विक एक्शन टीम, क्विक रेस्पॉन्स टीम, ऐसा रैपिड एक्शन टीम, ऐसा बोल के एक दो स्पेशल फोर्सेस, ये तो एक एक कंट्री में एक नाम रहता। वो फोर्सेस वहाँ पे लोकली ठहर के लोगों का मूवमेंट वॉच करते रहते, कुछ सडन स्पॉट हो गया, कुछ झगड़ा हो गया तो इमीडिएट इन्वॉल्व होकर रोकने की कोशिश, ये पूरा वो प्रिवेंशन का, ये वो पूरा प्रिवेंटिव एस्पेक्ट। अगर वहीं कुछ ऑफेंस हो गया तो इमीडिएटली दूसरे एक्सपर्टाइज आ जाते, तो वहाँ पे जो है डिटेक्टिव आ जाता, वहाँ पे हो, और कुछ ज़्यादा रहे तो दूसरे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज आ जाते, वो स्पेशलाइजेशन हो गया। तो उसी तरह का स्पेशलाइजेशन जो है इंडिया में भी लाने की कोशिश हो रही, जैसा कि पुलिस रिफॉर्म्स बोल के थे, उसमें कई सब्जेक्ट्स जब डिस्कस हुए, उसके तहत ही जो है वे लैबोरेटरीज बढ़ रहे फोरेंसिक के, और इन्वेस्टिगेशन सिस्टम्स में जो है पहले वीडियोग्राफी नहीं रहती थी, अब पूरा वीडियोग्राफी करना, जो कुछ भी हो रहा पूरा इन्वेस्टिगेशन, और कार्डन करना पूरा। अभी आजकल वो येलो बेल्ट बनाने के पिक्चर्स में जैसा ये पूरा आ रहा ना, पूरे एक सिस्टम इवाल्व हो गया जैसा जैसा बढ़ता, लेकिन उसका और तेज़ी से बढ़ने का है। और ख़ास करके डिपार्टमेंटल में बोले तो वही मैं बता रहा हूँ कि भाई मैन पावर की बिल्कुल कमी,
आप वो अगर वो रेशियोज, इतने लोगों को इतने पुलिस वाले की ज़रूरत है और 500 एफआईआर रहा तो एक पुलिस स्टेशन को रहना, ऐसा एक वो बाद में वो नाम से बाद में चेंज हुए, उसको और सॉफिस्टिकेटेड हुए वो तो उस ज़माने में वैसा रहता था। अब उसमें चेंजेस भी आए। तो अब लोगों के क्या मैन पावर की, मतलब लोगों की जमीयत की कमी है। और पुलिस स्टेशन में अगर 100 का सैंक्शन है, स्ट्रेंथ है, तो अब पूरे जितने भी टोटल में जैसा कि 30-40% की कमी है ना पूरे जगह पे है। कल या परसों मैं देख रहा आईपीएस ऑफिसर्स की भी कमी है ना, कांस्टेबल से लेकर हायरार्की लेवल तक। तो अब रिसेंटली अब देखो सिटी में एक ज़माने में ट्रैफिक बहुत कम रहता था, आराम से लोग आते जाते थे। जैसा जैसा ट्रैफिक बढ़ते गया, होम गार्ड को लेके आके ट्रैफिक कंट्रोलिंग का भी ड्यूटी देना पड़ा। अब नए नए कुछ क्या बोलते हैं उनको, वॉलंटियर्स को लेके आके कुछ वो लोग उनके वो लोगों को भी लेके आके कर रहे हैं। तो डिफरेंट, लेकिन अब बाद लोगों को पनिशमेंट के तौर पे भी वहाँ पे वो पनिशमेंट के तौर पे जो है वो ड्रंक एंड ड्राइव में पकड़े गए वो लोगों को, वो खाली वो टाइम बिंग है। लेकिन ये वॉलंटियर्स आजकल कुछ रेड शर्ट डाल के दिख रहे हैं, देखो वो लोगों को भी थोड़ा नॉमिनल पे मतलब होमगार्ड से भी थोड़ा और एक लेवल पे लेके आके ये कर रहे। लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन में एक ज़माने में बाद में पहले कुछ नहीं रहता था, उसके बाद में डिटेक्टिव इंस्पेक्टर का पोस्ट भी आ गया। अब हैदराबाद में इंस्पेक्टर के साथ साथ में डिटेक्टिव इंस्पेक्टर है, थोड़ा सा उनको डीआई बोलते हैं उनको, थोड़ा उनके साथ में स्टाफ भी है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है जी। वो सफिशिएंट नहीं है क्योंकि क्राइम एक ही नहीं हो रहा ना, उसमें साइबर क्राइम भी हो रहा, कहीं जो है औरतों के साथ जुल्म के जो भी ऑफेंसेस है, बच्चों के साथ में के ऊपर जो जराइम हो रहे वो है, चोरी हो रहा, डकैती होता, फिर रोड एक्सीडेंट्स होते, ये डिफरेंट है ना। तो इसको सब में जो है मैन पावर, अगर एक इन्वेस्टिगेशन के लिए एक आदमी से कंप्लीट नहीं होता, सपोज एक इंसिडेंट मर्डर केस ही समझो आप, मर्डर केस में कितने लोग इन्वॉल्व होना पड़ता कि एक अगर आ गया, एक पंचनामा करते रहता, एक माप को कंट्रोल करते आजू बाजू वालों को, और एक जो है वॉच करते रहता, कुछ वे मिलते जब तक क्लूज टीम आती, ये पूरी चीज़ों इतने इन्वॉल्व, एक इन्फ्रेंस में सिर्फ एक आदमी से एक बंदे से काम नहीं निकलती, तो ये पूरा इन्वॉल्व होकर रहता। तो इसीलिए डिपार्टमेंट में भी मतलब अब ऑफिसर्स बैठ के पेपर पे तो लिखे होंगे कि भाई हमारे को इतना फोर्स होना वगैरह वगैरह, और गवर्नमेंट सबसे डिपार्टमेंट से भी ज़्यादा गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, जो रूलिंग करते रहते, जो भी गवर्नमेंट है, कांग्रेस की हो, तेलुगु देशम की हो, किसी की भी हो, उधर बीजेपी की हो, वो लोग जैसा यहाँ से प्रपोजल गया तो उसके ऊपर जितना स्विफ्ट एक्शन होता वो हिसाब से, सपोज हमारे को 100 कांस्टेबल्स होना है तो इमीडिएट देना है। हैदराबाद में कई ज़माने तक, हैदराबाद में क्या आंध्र प्रदेश में कई ज़माने तक पूरा पुलिस फोर्स मिला के भी 80,000 लाख से भी ज़्यादा नहीं होता था। लेकिन जब हैदराबाद में मक्का मस्जिद का ब्लास्ट हुआ, याद है आपको, उसके बाद में गोकुल चाट और लुम्बिनी पार्क में, उसके बाद में ऑक्टोपस फोर्स का सैंक्शन करके एक ही टाइम पे राजशेखर रेड्डी 25,000 पुलिस कांस्टेबल पोस्टा को सैंक्शन करवाया। वैसा 2-3 मरतबा वैसा हुआ था। तो अब जो है फोर्स में थोड़ा जब से कंपैरेटिवली अब फोर्स बढ़ा, लेकिन बाकी उसके साथ साथ में उसके साथ में फिर पॉपुलेशन भी बढ़ गया ना। एक ज़माने में हैदराबाद में सिर्फ 60 पुलिस स्टेशन रहते थे, 4 जोन रहते थे, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ बोल के। बाद में सेंट्रल जोन आया, अब कितने जोन हो गए, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट ऐसा जितने भी जोन बढ़ते गए। और सिर्फ हैदराबाद कमिश्नरेट लिमिट्स में ही तकरीबन 100 तक पुलिस स्टेशनों का नंबर अब पहुंच गया, सब मिला लिए। तो उसी तरह एक ही कमिश्नरेट रहता था, अब साइबराबाद आ गया, और राचकोंडा का रिसेंट नाम को चेंज कर दिया, और ये रायवंत रेड्डी जो है फ्यूचर सिटी बोल के 4th कमिश्नरेट भी उधर उपल एरिया के उस तरफ का एक कमिश्नरेट एक शुरू कर दी रहे। तो ये पूरा फिर ये सिटी इतना बढ़ रहा, पर इसके हिसाब से देखा गया तो आपको कितना मैन पावर की ज़रूरत है, एरिया कितना वास्ट हो गया ये पूरे। जब रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट वाला ही पूरा ये शमशाबाद पूरे एरिया संभालते थे, अब रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट का एसपी जाके विकाराबाद एसपी बन गए, अब ये साइबराबाद एक अलग वैसा बन गया। ये पूरा एरिया भी बढ़ गया, पॉपुलेशन आ गई, डेवलपमेंट हो रहा, ये सब देखा गया तो हैदराबाद के बारे में। उसी तरह जो है एज ए कंट्री एज ए होल आप देखा गया तो ये तो एक तो आप नक्सल पे देखा गया तो मैन पावर की कमी है, और फोरेंसिक को और अपग्रेड करना है, और लैब्स में बढ़ाना है, उसमें भी मैन पावर बढ़ाना है, और क्विक रिस्पांस टीम्स को करना, स्पेशलाइजेशन लेके आना कि भाई ये टीम इन्वेस्टिगेशन लॉ एंड ऑर्डर से इन्वेस्टिगेशन को अलग तो करे, मगर उसे पूरी तरह
डेडिकेटेड फोर्स, इन्फॉर्मेशन आया गया। वैसा ही CCS बोल के सेंट्रल का सिटी सेंट्रल क्राइम स्टेशन बोल के अपने CID बोल के सेपरेट विंग्स है, लेकिन उसको भी फुल प्लेज्ड करना है, उसका भी फंक्शनिंग करना है। ये सब करे तो आपको फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन लेवल पे क्विक हो गया, चार्जशीट दाखिल किया। अब जब ट्रायल को जैसा कि अब नया आने के बाद में चार्जशीट का टाइम रिड्यूस करते गए, फाइलिंग ऑफ चार्जशीट है, देखा जाता है कि फिर ऐसे कोई रिफॉर्म्स लेके आएंगे, ये सब आगे बढ़े तो थोड़ा इन्वेस्टिगेशन जल्दी हुआ गया तो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में भी थोड़ा स्पीड अप होने की चांसेस रहते। सर, नए कानून BNSS इसके ज़रिए इन्वेस्टिगेशन को टाइम बाउंड करने की कोशिश की गई है। क्या आने वाले दिनों में हम कुछ बदलाव का एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि ये एक्चुअली क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है ये, इसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बोल के नेम चेंज करके 2026 में इसको पास करे थे, एनैक्ट किया गया था। तो वही मैं बताया था ना, इसके पहले जो संगीन जुर्मों में जो है 160 डेज चल था, वो सब मिला के जो है एवरेज पीरियड पर 90 डेज के अंदर अब चार्जशीट फाइल करना है बोल के, कोई भी केसेस होगा। मगर इसको चार्जशीट फाइल करना बोले तो पहले ये हर्डल्स पार करना है ना आपको, जो आप पहले बताए। हाँ, वो तो अब आप केस हो गई, सपोज इसका कत्ल हो गया तो फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद में भी बगैर फॉरेंसिक रिपोर्ट के तो उन्हें इमीडिएटली ये नहीं कर सकता। तो ये 90 डेज में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना है तो पूरी तरह मैन पावर होना है, फॉरेंसिक वाला टाइम पे आना, टाइम पे लेके जाना, उसका रिपोर्ट जो है टाइम पे आ जाना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाना। ये पूरे मुकम्मल हो जाने के बाद में फिंगरप्रिंट्स के एक्सपर्ट्स पूरे रिपोर्ट्स आने के बाद में मुकम्मल करके चार्जशीट का मतलब है कि फलाने दिन कत्ल हुई थी, हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करे थे, मुलजिम ये है, इनके ऊपर शक है, इनको पनंगे हाथ पकड़े गया, इनके साथ में एफएन मिला, इनके ऊपर जो है उनके उंगलियों के निशान हैं, वेपन या पिस्टल रहा तो पिस्टल, चाकू रहा तो चाकू, जो भी हथियार है हथियार पे इनके निशान है बोल के ये पूरा करते हुए, और इसके चश्मदीद गवाह रहे तो चश्मदीद गवाह, सरकमस्टेल एविडेंस रहे तो इनकी गाड़ी यहाँ से निकल गई, क्योंकि आजकल CCTV से आए थे ना, वो भी एग्जामिन करना है करके ये गाड़ी यहाँ पे निकली, यहाँ पे पार्क हुई थी, यहाँ पे इसके बाद अंदर गए थे, ये पूरा ये सब जमा करके पूरे विटनेसेस के साथ में 100 पेज 200 पेज 1000 पेज कितने भी पेज बनाए सब लेके जाके करने के बाद में कोर्ट जो है उसके बुनियाद पर ट्रायल स्टार्ट करती। तो ये 90 डेज के अंदर ये पूरा कलेक्शन ऑफ एविडेंस होना, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स होना, कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होना, कलेक्शन ऑफ विटनेसेस होना, ये पूरा कलेक्शन होने के बाद में इसका जमावाड़ी करके लेके जाके देना। अगर ये 90 डेज में कंप्लीट हो सकता, कंप्लीट होना बोले तो उसकी पूरी तरह आपको मैन एंड मशीनरी अवेलेबल है नहीं है ना पहले तो 90 डेज का तो है, लेकिन उसका सपोर्टिव मैकेनिज्म भी उसी तरह अगर डेवलप हो गया तो उसके बाद कुछ भी हुआ तो आप जुडिशरी के ऊपर ब्लेम डाल सकते। आप इन्फॉर्मेशन ही जुडिशरी को पहुंचे तक आप देर कर दे रहे तो इन्हें वो कब ट्रायल, क्योंकि वहाँ का प्रोसीजर भी बहुत लंबा है, उसके बारे में अगर आप डिस्कस करें क्यों बोले तो ट्रायल कब होता, उसमें विटनेस एग्जामिनेशन कब होती, चीफ एग्जामिनेशन कब है, ये पूरा उसका सिस्टम अलग है। उसमें खाली फिर भी फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, ये एक बड़ा सब्जेक्ट है, ये इसके लिए फिर ये एक अलग दुनिया है ये। तो यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के बारे में भी बात कर रहे हैं अपन, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन में ये पहलू है, उसमें DNA है, फॉरेंसिक साइंस है और बाकी के जो भी उसके इर्द गिर्द है मैन पावर है, ये सब इसके बारे में सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करें। अगर आप ट्रायल के पास गए, ट्रायल एक अलग सब्जेक्ट है, कितने केसेस है वो, और इसमें स्टैटिस्टिक्स देखा गया तो बहुत लंबा हो जाता। स्टैटिस्टिक्स के बारे में जैसा कि बताया गया कि भाई आप पूछ रहे ये नया कानून आ गया, लेकिन अब ये 90 डेज में अभी तक कितने, ऑलमोस्ट 2026 से तो इम्प्लीमेंट हो रहा ना, तो अभी शुरुआत है, ये देखा जाएगा कितने केसेस में अभी रजिस्टर हुए केस में 90 डेज में होता या पुराने केस में भी कंप्लीट करते, क्योंकि पुराने बैकलॉग आज से तो कानून इम्प्लीमेंट हो गई, लेकिन पहले केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, उसको भी स्ट्रीमलाइन करना है। अभी तक तो पहले पुराने शाहीन बाग के NS CIA के CNA के जो भी केसेस थे वो अभी तक ट्रायल रन पे ही नहीं आए। वैसे बोले तो कई केसेस हैं वैसा, आप एग्जाम्पल कहीं ले सकते, कई केसेस में सालों, अगर वो एक बड़ा जितने लोग बगैर ट्रायल के शुरुआत होने के सिर्फ खाली कस्टोडियल मतलब रिमांड पीरियड्स के लेके आज रिमांड करे थे उनको, जैसा कि अब
उमर खालिद का केस चल रहा ना 5 साल से बैठे हुए बिना बेल के, उसमें कोई ट्रायल का नहीं, चार्जशीट ही फाइल होने के लिए भी उनको ये हो रहा ना। तो वैसे चीज़ेस में वैसे के केसेस कई लोग हैं जिसको कई लोग बेल मिलने के बाद में भी बेल को जो श्योरिटीज नहीं देने के मौकूफ नहीं रह के जो जेल में सड़े हुए हैं। ऐसे कई एस्पेक्ट्स है, खाली सिर्फ लोग के आपको तो पूरा देखने में तो पूरा पिक्चर अच्छा दिखता है एक्चुअली, तो इसके पीछे तो इसीलिए खाली अब अपन इन्वेस्टिगेशन के बारे में अब यहाँ तक महदूद करे थे अपना डिस्कशन। तो इसमें अब ये नया एक्ट बना गया, हो सकता है उम्मीद करेंगे कि भाई कि जल्द से जल्द जो है जो भी केसेस हुए उसका इन्वेस्टिगेशन जल्दी कंप्लीट करे, मैन पावर भी मिल जाए, तो देखा जाएगा आइंदा क्या होता। तो कम से कम एक्ट तो आया है, प्रोसीजर को चेंज करके, तो इम्प्लीमेंट कैसा होता है उसको तो आगे वक्त ही बताता है वो। तो दोस्तों, आज की गुफ्तगू से एक बात साफ है, चाहे वो डार्क वेब पर हुई डिजिटल चोरी हो, करोड़ों का कॉर्पोरेट फ्रॉड या किसी मासूम का कत्ल, हर इन्वेस्टिगेशन में एक दिन की देरी दरअसल इंसान का कत्ल है। जब सबूत एविडेंस फाइलों में दबे दबे दम तोड़ देते हैं तो मुजरिम के हौसले बुलंद होते हैं और आम आदमी का भरोसा टूट जाता है। नए कानून BNSS ने रास्ता दिखाया है, लेकिन कानून बदलने से बात नहीं बदलेगी। हमें नीयत और निज़ाम सिस्टम दोनों को मैनुअल से ऑटोमेटिक मोड पे लाना होगा। उम्मीद है कि 2026 का ये नया साल सिर्फ तरीक़े नहीं बल्कि तेज़ी से फैसले लाएगा। इसाक़ी साहब, इतने बारीकी से इन्वेस्टिगेशन के बॉटलनेक को समझाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू।